जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी एमटीएस की एक नई सीरीज टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं जो 2024 एग्जाम के आने वाली सभी शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट और नए पैटर्न पर आधारित आपकी सीरीज होने वाली है, जिससे आपको आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें जो रखे हैं, इस सीरीज में हमने 500 प्लस आपके रिपीटेड क्वेश्चन रखे हैं जो आपके टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक के जीके के साथ साथ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के साथ साथ होने वाले हैं। तो इस सीरीज में हमने मेरे प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड रखे हैं जो आपको एसएससी एमटीएस 2024 का जो आपका स्कोर बढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और इस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। इस सीरीज को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता। तो सर्दियों में हिमपात आपका निम्नलिखित में से किस सर्दी स्टेशन में आपका नहीं होता। ऑप्शन है ऊटी में, नैनीताल में, शिमला में आपका, या आपका श्रीनगर में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता। तो हिमपात नहीं होता है वह आपका ऊटी में नहीं होता है, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं ऊटी है कहाँ पर। तो ऊटी आपका जो है तमिलनाडु में है। ऊटी नीलगिरी पर्वत श्रेणी के एक भाग में आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसका आपको ध्यान रखना होगा, ऊटी का एक दूसरा नाम भी है उद्गत, क्या उद्गय, उद्गम मंडलम। अगर आपको ऊटी नहीं मिले तो उद्गम मंडलम भी मिल सकता है। तो दोनों का एक ही जवाब है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन नहीं है, ऊटी नहीं है, ये विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया गया था। ऑप्शन है 101, 102, 112, 130, 140। तो वित्तीय आपका क्वेश्चन पूछा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार तैयार किया गया था। तो अनुच्छेद के अनुसार तैयार किया गया था। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 112 के अनुसार आपका तैयार किया गया था, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मूल आपका भारतीय राजवंश ने अपने शासक में या अपने शासन में के वाले चलने वाले चित्र जो आपके सिक्के जारी किए थे। तो चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस मुगल शासक कौन सा आपका मूल भारतीय राजवंश ऐसा था जिसने अपने जो है चित्र वाले सिक्के क्या थे आपके पेश किए थे। ऑप्शन है पेशवा वंश ने, राजकोट वंश ने, सातवाहन वंश ने, या आपका पांचवे वंश ने। तो किसने चलाए थे। तो आपके जो आपके चित्र वाले सिक्के चलाए थे वे आपके सातवाहन वंश ने चलाए थे। आपको ध्यान रखना होगा, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है जिला पंचायत, पंचायत समिति, आपका ग्राम निगम, या आपका ग्राम पंचायत। तो इनमें से आपको बताना होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कौन सा आपका जो है पंचायत भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय पंचायत की राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ग्राम निगम नहीं है। आपको ध्यान रखना होगा, ग्राम निगम आपका क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका पंचायती जो आपके भारतीय पंचायत है इसका जिक्र आपका कौन से अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 243 में आपको ग्राम पंचायत का जिक्र मिल जाता है। बात करते हैं कौन सी अनुसूची में है। तो अनुसूची आपकी कौन सी है, अनुसूची आपकी 11वीं है। और इसके विषय कितने थे, तो 29 विषय थे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। तो ग्राम निगम इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झील और
उसकी स्थिति वाले राज्यों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है कोलोरू झील महाराष्ट्र, आपकी सुल्तानपुर झील हरियाणा, चिल्का झील उड़ीसा या लोकताल आपकी झील मणिपुर। तो बताना होगा आपका इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो कोलेरू झील जो है वह आपकी कहाँ पर नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, यही आपकी सम्मिलित नहीं है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। तो कुछ प्रमुख झीलों के बारे में बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है लोना झील, लोना झील आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोना झील कहाँ पर है, तो लोना झील आपका महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछा जाता है नदी कुंड, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नदी कुंड झील, कि नदी कुंड झील आपकी कहाँ पर है, तो नदी कुंड झील आपको याद रखनी होगी उत्तराखंड में यानी यूके में है। एक पूछी जाती है रेणुका, रेणुका बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रेणुका झील आपकी कहाँ पर है, तो रेणुका कहाँ पर है, रेणुका है आपकी हिमाचल प्रदेश में। एक पूछी जाती है शेषनाग, शेषनाग कहाँ पर है, शेषनाग है आपकी जम्मू कश्मीर यानी जेके में। डल झील कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में। बुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में। और एक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है देवताल, तो देवताल आपकी कहाँ की झील है, तो देवताल ये आपकी जो है आपकी उत्तराखंड की झील है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ प्रमुख झीलें थी जिनसे आपको क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर इन झीलों को बार बार रिपीट करता है, तो आपको इन झीलों के बारे में भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है। ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का ऐसा हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से ऊर्जा पर संचालित हवाई अड्डा है, तो कौन सा है आपका। आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, आपका इसमें करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और ये जो आपका कितने 15 मेगावाट 15 मेगावाट क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और लगभग 46 एकड़ जमीन पर आपका क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। कौन सा, कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन है भाग 4 के ए में, भाग 4 में, भाग 5 में या भाग 5 के ए में। तो मौलिक कर्तव्य, तो मेरे प्यारे साथियों मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं वे संविधान के भाग 4 के ए में दिए गए हैं। बात करते हैं कौन सा अनुच्छेद है या आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51 के ए में आपके दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो कुल मौलिक कर्तव्य जो है वे हैं आपके 11। आपको ध्यान रखना होगा कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी कितनी है, आपके कुल मौलिक कर्तव्य हैं आपके 11। जब इनको जोड़ा गया था, जबकि भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी जिक्र नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या भारतीय संविधान के मूल कॉपी में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है, तो आपका कोई भी जिक्र नहीं है। इनको आपका जोड़ा गया था, और जब इनको जोड़ा गया था तब आपके कितने थे, आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे। और वर्तमान में एक और बढ़ा दिया है, आपके कितने हो गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी समिति थी जिसने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था, तो स्वर्ण सिंह मेहता समिति के द्वारा क्या थे, आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस बात का भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो बताइएगा इनमें से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आपकी कौन सी है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचेगा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछी गई है, तो दुनिया की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है आपकी भारत में स्थित आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह दुनिया की सबसे ऊंची आपकी क्या है, प्रतिमा या इमारत है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची आपकी प्रतिमा, तो दुनिया की जो आपकी दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है वह है आपकी चीन में स्थित आपकी कौन सी, टेम्पल बुद्धा। टेम्पल बुद्धा जो है वह आपकी दुनिया में स्थित दूसरी इमारत है। जबकि बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की आपसे क्या कभी कभी आपकी लंबाई पूछ ली जाती है कि कितनी ऊंची है, तो 182 मीटर आपकी ऊंची है। जो टेम्पल बुद्धा जो दूसरे स्थान पर आती है इसकी लंबाई जो है वह आपकी 153 मीटर आपकी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बी विकल्प के साथ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। और इससे पहले इस क्वेश्चन के बारे में और मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आपसे इसमें से ये पूछ ली जाए कि ये आपकी है कहाँ पर स्थित, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। आपको पता भी होना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह आपके कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका खुजराहो में स्थित है, सभी बच्चों को पता होता है। विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा खुजराहो, जिन बच्चों ने विकल्प चुना है। तो कंदरिया महादेव मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? आपका खुजराहो में स्थित है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। और चंदेल वंश के यशोवर्धन बर्मन ने क्या था, इसको आपके कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था। इसका भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के प्रत्येक सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं जो सीधे आपको आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, और एसएससी इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करती है। क्वेश्चन है, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री आपको बताना होगा। जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आपकी कौन थी? सिरिमाबो भट्टनायके। कौन? सिरिमाबो भट्टनायके कौन है? आपकी क्या थी? ये आपकी कौन थी? आपकी श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी, यानी विकल्प सी के साथ आपका सही जवाब होगा। कौन? भट्टनायके। कौन? सिरिमाबो भट्टनायके, यानी श्रीलंका। आप ध्यान सकते हो श्री, तो श्रीलंका की आप क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और ये जो बनी थी आपकी श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री पद पर इन्होंने क्या था, अपना कार्यभार भी संभाला था। ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? तो बताइए, हॉकी से संबंधित आपकी कौन सी ट्रॉफी है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, आपकी सुतबो ट्रॉफी, या कप, या आपका बॉम्बे गोल्डन कप। तो क्वेश्चन पूछा गया है हॉकी से संबंधित। तो हॉकी से जो संबंधित है वह आपके बॉम्बे गोल्डन कप का संबंध आपका हॉकी से है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका फुटबॉल से है, और रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वह आपका क्रिकेट से है। और सुब्रतो आपका जो कप है, तो इसका संबंध जो है वह आपका किससे है? तो इसका संबंध भी आपका फुटबॉल से है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से है, तो बॉम्बे गोल्डन कप जो है इसका संबंध आपका हॉकी से है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट ही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, आपका प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है विश्व बैंक की स्थापना। तो पहले आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना हुई कब थी। तो विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह आपकी कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। और आपका द्वितीय विश्व युद्ध कब चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वह आपका 1939 से लेकर आपका 45 यानी 44 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 45 तक। और स्थापना हुई थी आपकी 1944 में। तो आपकी विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ या आपके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद को, सामवेद को, ऋग्वेद को, या अर्थवेद को। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद ऐसा है जो आपका कर्मकांड ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा वेद जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा यजुर्वेद को। यजुर्वेद को जो जाना जाता है कर्मकांड ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और यजुर्वेद का जो अध्ययन करते हैं यानी पढ़ने वाले को किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्वणों के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद से आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऋग्वेद के पढ़ने वाले या ज्ञान करने वाले को क्या कहते हैं? तो होत्र कहा जाता है। और इसमें कितने मंडल हैं? तो आपसे कभी कभी मंडल पूछ ले जाते हैं, 10 मंडल हैं।
बात करते हैं सूक्त कितने हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऋग्वेद से। आपकी कितने सूक्तियाँ हैं, तो आपकी 1028 हैं। बात करते हैं ऋचाएँ के बारे में, तो ऋचाएँ आपकी 10,600 प्लस आपकी क्या है, आपकी ऋचाएँ हैं। इनका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके चर्चा में बने रहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो यजुर्वेद को जाना जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपका मनी बिल को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 115 में या अनुच्छेद 113 में। तो मनी बिल, तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में जो मनी बिल को परिभाषित किया गया है वह आपका अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। ए विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है। ऑप्शन है गुजरात के पास से, इलाहाबाद के पास से, नागपुर के पास से, नासिक के पास से या इंदौर से पास से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यामोत्तर रेखा, जो आपकी यामोत्तर रेखा है आपके कौन से शहर से होकर गुजरती है। तो ये जो रेखा है वह आपके इलाहाबाद के पास नैनी, इलाहाबाद के पास आपका एक गांव पड़ता है नैनी या शहर पड़ता है नैनी, वहां से होकर आपकी क्या है, ये आपकी जो है आपकी यामोत्तर रेखा गुजरती है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और ये यामोत्तर जो रेखा है ये आपकी मानक समय रेखा से कितने डिग्री आगे है या मानक समय रेखा से कितने टाइम आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट क्या है आपकी आगे है। इस बात का भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये के भारतीय नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय या अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान को दर्शाता है, भारतीय आर्थिक विकास को दर्शाता है, भारतीय अंतरिक्ष यान शक्ति को दर्शाता है या भारत का तकनीकी विकास को दर्शाता है। तो बताइए 2000 रुपये के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2000 रुपये के नोट पर जो छपा मंगलयान है वह आपका क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, वह आपका अंतरिक्ष में भारत का पहले अभियान को दर्शाता है, अंतरिक्ष में भारत के पहले अभियान को दर्शाता है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो जो आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी वह आपकी किस वर्ष शुरू की गई। ऑप्शन है 2016 में, 1999 में, 2001 में या 1998 में। तो जवाहर ग्राम आपकी समृद्धि योजना जो शुरू की गई मेरे प्यारे साथियों वह आपकी 1999 में शुरू की गई। यानी इसमें जो सही जवाब होगा 1999, 1 अप्रैल 1999 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तुलसी राम, आपका राम मोहन राय या राधाकांत देव। तो धर्म सभा के संस्थापक, तो मेरे प्यारे साथियों जो धर्म सभा थी इसका जो गठन किया गया था वह आपका 1830 में किया था। और कहाँ पर किया गया था, आपका कलकत्ता में किया गया था। कहाँ पर, कलकत्ता में इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा, राधाकांत देव के द्वारा। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा। तो ब्रह्म सभा का जो गठन किया था वह आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। और कब किया था, इससे 2 साल पहले यानी 1828 में। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए एसएससी एमटीएस के साथ साथ एसएससी जीडी के साथ साथ सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया। तो वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य
किस भारतीय राज्य का गठन किया गया? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, पंजाब का या पश्चिम बंगाल का? तो आपको बताना होगा किस राज्य का गठन किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और किसके कहने पर कराया गया था? तो आपका एक था आपका श्री रामालू पोट्टी। श्री रामालू पोट्टी के कहने पर क्या है, इनकी अध्यक्षता में आपका आंध्र प्रदेश का 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन किया गया था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो भारत में सर्दियों के दौरान से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। पश्चिमी घाट से, हिमालय से, विंध्य से या आपका अरावली से? तो हिमालय से आने वाली हवाएं जो है वह आपकी क्या है, सर्दियों में आपकी शीत हवा लहर का क्या बनती हैं, आपका कारण बनती हैं। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इसकी लंबाई पूछी गई है, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है मेरे प्यारे साथियों वह है आपकी 3745 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी डी विकल्प के साथ इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। और जो ये राजमार्ग है वह कितने राज्यों से होकर जाता है? लगभग 12 राज्यों से होकर क्या है, यह आपका राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहर इस राष्ट्रीय राजमार्ग शहर आपके क्या है, बसे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH आपका 44 की लंबाई कितनी है, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 3745 किलोमीटर आपकी क्या है, इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? तो भारत में जो आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया? तो भारत में आर्थिकरण जो उदारीकरण था वह आपका 24 जुलाई कब किया गया था? 24 जुलाई 1991 में आपका क्या किया था, शुरू किया गया था। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सशस्त्रीय द्रविड़ भाषा है? तो आपकी सशस्त्रीय द्रविड़ भाषा ऑप्शन है तमिल भाषा, उड़ीसी भाषा, गुजराती भाषा या आपका बंगाली भाषा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर द्रविड़ भाषा की। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है खाली इतना भी कि आपकी सशस्त्रीय भाषा, आपका सशस्त्रीय भाषा कौन सी है? तो क्षत्रिय भाषा जो है वह द्राविड़ में, इसमें आपका तमिल हो जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए सशस्त्रीय भाषा आपकी कितनी है, तो 6 है। 6 के बारे में पता होना चाहिए। पहली हो जाएगी आपकी तमिल, दूसरी हो जाएगी संस्कृत, तीसरी हो जाएगी तेलुगु, चौथी हो जाएगी कन्नड़, पांचवी हो जाएगी मलयालम और छठी हो जाती है आपकी उड़ीसी, जो है आपका 2014 में जुड़ा था। ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, काकपारा, क्या काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आपका राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? तो कौन से में है, आपको सभी को पता होगा। आपका जो है कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो महाराष्ट्र में आपका तारापुर है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, राजस्थान में आपका रावत भाटा है। बात कर लेते हैं और किसकी बात कर लें, और क्या बचा आपका, कलपक्कम बचा। तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। कनाडा की बात करें, वो सॉरी कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो आपका परमाणु षड्यंत्र है वह कौन सा है, केका है। तो ये भी आपके कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट परमाणु षड्यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? ऑप्शन मुंबई, पटना, कलकत्ता या चेन्नई। तो पहली कपास मिल की जो सफलतापूर्वक स्थापना की गई थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी किस भारतीय या किस भारतीय शहर में की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा, इसकी जो स्थापना की गई थी मुंबई शहर में की गई थी। और पहली बार 1818 में जो इसकी स्थापना हुई थी, ये आपकी क्या थी, ये आपकी सफलतापूर्वक 1818 में आपकी कपास मिल की स्थापना नहीं हुई थी। बाद में इसका ही निर्माण किया गया था आपका 1856 में। 1856 वाली मिल जो आपकी चली थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश, सरदार सरोवर बांध गुजरात, टिहरी बांध महाराष्ट्र, हीराकुंडा बांध उड़ीसा। तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब जो होगा इंदिरा गांधी बांध आपका क्या है, आपका टिहरी बांध जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपका इंदिरा गांधी नहर पे है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायत राज संरचना प्रदान करता है, अर्थात ग्राम, मध्य और जिला स्तर? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का बी, अनुच्छेद 243, 243 का ए या 243 का सी। तो ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को सही जवाब के साथ आपको शेयर जरूर कर दें। और इसका जो सही जवाब है विकल्प ए के साथ आपका सही जवाब है। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास तो वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।